नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति को सौंपा है समर्थन पत्र। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। लगातार तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंप दिया है और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। 9 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और तीसरी बार ये होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल संभालेंगे। तो ये इस वक्त की काफी बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति भवन पहुंचकर वहां पर एनडीए के नेताओं ने समर्थन पत्र जो है यानी सरकार बनाने को लेकर जो प्रस्ताव है वो दे दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी की मुलाकात। आडवाणी जोशी कोविंद के घर पहुंचकर मुलाकात की। पीएम मोदी ने आडवाणी से आशीर्वाद लिया है। पीएम मोदी ने मुरली मनोहर जोशी से भी आशीर्वाद लिया है और साथ ही रामनाथ कोविंद जो हैं पूर्व राष्ट्रपति उनसे भी मुलाकात की है। तो फिलहाल तीसरी बार सरकार बनाने से पहले मुलाकात का सिलसिला जो है जो दौर है वो लगातार निरंतर जारी है। आ चुके हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद इसी खबर पर जुड़ गए हैं। आनंद, फिलहाल मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहां पर जो समर्थन पत्र है वो दिया गया। सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया गया। अब सिर्फ अगर इंतजार है तो 9 जून का जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ले लेंगे। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर आज की बात की जाए तो भारतीय लोकतंत्र के लिए आज एक सुनहरा दिन रहा, जहां आज एनडीए सांसद दल की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के रक्षा मंत्री देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये प्रस्ताव रखा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए सांसद दल का नेता के रूप पर देखता हूं, क्या आप इससे सहमत हैं? तो बाकी तमाम बड़े नेता, जिसमें चाहे आप पार्टी की बात की तो बीजेपी की तरफ से पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, पार्टी एक गृह मंत्री अमित शाह जो कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उसके साथ जो एलायंस थे जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उसका समर्थन किया। जेडीयू के पार्टी ने तमाम सांसदों का लेकर अपना समर्थन पत्र भी दिया, और उसके साथ साथ टीडीपी जो कि तेलुगु देशम पार्टी है उसके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना समर्थन पत्र दिया और उसमें अपना अनुमोदन दिया। तो कहीं ना कहीं आज ये चीज को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मोदी सरकार 3.0 को लेकर लोकसभा में नेता पीएम नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है, और उसके साथ साथ आज एनडीए ने भी अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे दिया है, और कहीं ना कहीं चीज को लेकर दावा कर दिया कि हमारी पास जो आंकड़े हैं उससे हम सरकार का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो आप हमें उसको लेकर आगे कार्रवाई बढ़ाने को लेकर अप्रूवल दीजिए। तो उसके साथ ही कल 9 तारीख है शाम 6 बजे वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री एक बार फिर तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन उसके बीच पहले ही आज प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक गुरु और तमाम बड़े नेता जो कि पार्टी से पहले रह चुके हैं उनसे मुलाकात की, जिसमें एलके आडवाणी जो कि बीजेपी की यानी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं, वो वृक्ष हैं जिन्होंने इस बीजेपी की इतना बड़ा होने को लेकर कहीं ना कहीं अपने बड़ा योगदान दिया, जिसके बाद आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुरली मनोहर जोशी उनके सीनियर रह चुके हैं, वरिष्ठ रह चुके हैं, उनसे जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी के लिए कहा जाता है कि वो बनारस से
पहले खुद सांसद हुआ करता, जिसके बाद आज पीएम मोदी वहाँ से सांसद है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ रामनाथ कोविंद के गए, उनसे उनके भेंट की, और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पर ये चीज़ स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री अपने वरिष्ठ का, बहुत इंपॉर्टेंट आज पीएम के लिए था, उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें एक साथ चली, सरकार बनाने का दावा और वरिष्ठों से आशीर्वाद। अब ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि 9 तारीख को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री एक बार फिर शपथ लेंगे, तीसरी बार। जी बिल्कुल। देखिए आनंद, ऐसे में एक सवाल ये भी उठ जाता है, जिस तरह से बातों ही बातों में, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर नायडू ही क्यों ना हो, उन्होंने अपनी तमाम शर्तें भी रख दी कि जो वादे अभी अधूरे हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी के लिए ये भी होगा कि सभी की शर्तों को मानते हुए ये सरकार तैयार हो, क्योंकि अगर किसी की बात ना मानी गई या कोई ऐसे हालात हुए तो हो सकता है कि पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि इस बार अकेले बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो 240 ही सीट हासिल कर पाई, अकेले बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं सहयोगी दलों का समर्थन होना और ना होने का डर भी नरेंद्र मोदी को जरूर अंदर ही अंदर जरूर सता रहा होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2014 और 2019 समय बीत गया, और अब जो समय है 2024, इसमें बीजेपी की नहीं एनडीए की सरकार है। इस चीज़ का इल्म आप सब तमाम जो संबोधन हुए आज सेंट्रल हॉल में, उससे लगा सकते हैं कि तमाम पार्टी के नेताओं ने बीजेपी की जगह एनडीए सरकार का वादा किया। तो कहीं ना कहीं इतना आसान बीजेपी के लिए अब नहीं है, क्योंकि समय बदल चुका है। 2014 है, कोलिशन का समय है, और जो पार्टीज इसके साथ है बीजेपी के, वो टीडीपी और जेडीयू कहीं ना कहीं अपने जो क्षेत्र है उसमें अपना वर्चस्व रखती हैं और अपनी मांगों को लेकर ही आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना समर्थन दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं वो उन्होंने सरकार के साथ रख दी है। टीडीपी की चाहे बात की जाए, चाहे जेडीयू की बात की जाए, तो जेडीयू से तमाम चीज़ों को लेकर खुद नीतीश कुमार जब आज अपना संबोधन दे रहे थे, वो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को देखते हुए बोला कि आप बिहार को जानते हैं, वहाँ की मांगे क्या हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ अच्छा विकास हो सके। तो कहीं ना कहीं वो जो शब्दावली थी कि आप बिहार को जानते हैं, बिहार को पहचानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों को लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शित किया कि आप बिहार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसके विकास को भी एक अलग दिशा देंगे, विकास आगे करेंगे। और यही कारण है, यही इसके साथ साथ टीडीपी ने भी बीजेपी सरकार से मांग की है कि आप विकास से लेकर तमाम चीज़ों में हमारे सहयोगी बने। तो कहीं ना कहीं अब 2014 और 2019 बीत चुका है, अब ये 2024 है, कोलिशन है, समन्वय बैठाकर सरकार चलानी होगी, क्योंकि जेडीयू के भी अपने मुद्दे हैं, टीडीपी के भी अपने मुद्दे हैं, और अपने दोनों ही राज्य कहीं ना कहीं विकास को एक नई परिभाषा देने के लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं। और यही कारण है कि जब वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में साथ होंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की मांग को लेकर अपने मुद्दों, अपने एजेंडे के साथ आ रहे हैं। और बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि 3 बड़े नेता जो कि बीजेपी के हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा, इन तीनों ने समन्वय स्थापित करने को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो चुका था कल ही। अब तमाम वो समन्वय बनाने को लेकर आगे भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, जो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर एक समन्वय बना सके और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगले 5 साल जो सरकार चलाई जा सके। जी बिल्कुल। देखिए आनंद, और इससे पहले भी तमाम सहयोगी दल बीजेपी का सपोर्ट करते थे और एक एनडीए तैयार हुई थी, लेकिन इस बार जो सहयोगी दल है उनका कॉन्फिडेंस भी अगल लेवल पे माफ कीजिएगा नजर आता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि जिस तरह से मंत्रालयों को लेकर जिक्र किया जा रहा है, विभागों को लेकर जिक्र किया जा रहा है, कि उस पर भी सहमति जो है वो बन पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब कहीं ना कहीं सरकार जब बनाएंगे और तमाम उनके जो सांसद हैं वो जब शपथ लेंगे, तो उसके बाद विभागों का बंटवारा होना भी, यानी धीरे धीरे अभी सफर आसान नहीं हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ते वक्त के साथ सफर और ज्यादा मुश्किल ही होता नजर आ रहा है एनडीए का। क्या आपको आवाज आ रही है आनंद? चलिए ठीक है, दोबारा संपर्क साधेंगे हम आनंद से। लेकिन इस बीच जो जानकारी है वो हम आपको दे देते हैं। सेंट्रल हॉल में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया। एनडीए के सभी दलों ने किया मोदी के नाम का समर्थन। बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा नाम का, और एनडीए की बैठक में ध्वनित मत से प्रस्ताव पास हो गया। सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। जो जीत कर आए
अभिनंदन के अधिकारी हैं और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। एनडीए 22 राज्यों से सेवा कर रही है और नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में ये बातें कहते नजर आए। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, विभागों को लेकर, मंत्रालयों को लेकर बंटवारे की बात मैं कर रही थी, जिक्र कर रही थी कि बढ़ते वक्त के साथ ये जो सफर है वो और मुश्किल ही होगा। आसान तो ये रहा अभी जब तक नहीं होने वाला जब तक मंत्रालयों का बंटवारा ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने इशारे इशारे में बेशक से अपनी बात कही हो कि राज्य का विकास, राज्य का उत्थान बहुत जरूरी है, विकास बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय हैं उसकी मांग भी सहयोगी दलों की ओर से की जा सकती है, और खासकर टीडीपी और जेडीयू की ओर से। जी बिल्कुल, यही कारण है कि बीजेपी ने जब तमाम मांगे देखी तो उसको लेकर बड़े 3 नेता अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के साथ एक समन्वय स्थापित करने को लेकर तमाम एलायंस से, जिसमें जेडीयू और टीडीपी के बड़े नेताओं से बात की और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जो मांगे उनकी थी। अगर जेडीयू की बात की जाए, जेडीयू वित्त मंत्रालय मांग रही थी, उसके साथ 4 मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय मांग रही थी, या जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था वो फॉर्मूला मांग रही थी। तो कहीं ना कहीं इतना आसान बीजेपी के लिए इस दौर में वो देना नहीं सही है, क्योंकि रेलवे की बात की जाए तो रेलवे को लेकर बीजेपी का यह मानना है कि जो अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उन्होंने रेलवे की ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, बदलाव को लेकर बहुत काम किए हैं, जिसके बाद अब रेलवे को किसी और पार्टीज के या एलायंस के हाथ में देना तो कहीं ना कहीं वो उन तमाम प्रक्रियाओं को रोक देगा। और वही वित्त मंत्रालय की अगर बात की तो वित्त मंत्रालय वो पोजीशन है, वो मंत्रालय है जो बीजेपी कोशिश कर रही है उसके पास है। दरअसल बीजेपी ने अपने तमाम एलायंस को एक चीज क्लियर कर दी कि जो CESC सेंट्रल कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी, यानी उसमें 4 बड़े मंत्रालय आते हैं, जिसमें से होम अफेयर, वित्त मंत्रालय, डिफेंस और MEA, ये 4 ऐसे मंत्रालय होते हैं जिसको नहीं चाह रही बीजेपी किसी एलायंस को दिए जाए, जिसको लेकर अपनी परिस्थितियां उन्होंने एलायंस के सामने रखा, जिसके बाद एलायंस अब मान रहे हैं दूसरे पदों को लेकर, जैसे हैवी इंडस्ट्री। अगर टीडीपी की बात की जाए, टीडीपी एक स्पीकर का पद और उसके साथ 4 से 5 मंत्रालय मांग रहा था। आप देखिए, समय कोलिशन गवर्नमेंट का होता है, कोलिशन गवर्नमेंट के समय स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि तमाम ताले की चाबी अपने पास रखा जाए। दरअसल अगर इस हालात में कोई भी एलायंस पीछे हटता है तो स्पीकर का वो पद होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और सबकी नजरें स्पीकर पर रहेंगी। यही कारण है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि तमाम मंत्रालय के साथ हर वो ताले की चाबी बीजेपी अपने पास रखती है। अगर कोई भी एलायंस हटता तो उसके अनुरूप उसको आगे ढल के या तो उसको रिप्लेस किया जा सके या उसकी जगह किसी और को लाया जा सके। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने एलायंस मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए कि आप 240 सीट लेकर आए हैं, उसके बाद हर एक महत्वपूर्ण ताले की चाबी आप अपने पास रहना चाहते हैं, जबकि तमाम सहयोगी दल से, टीडीपी की ओर से जिस तरह स्पीकर के पद की मांग की गई, अगर इस तरह से मांग होगी और उस पर सहमति नहीं बनेगी और हर तरीके से पावर में अगर बीजेपी ही रहना चाहेगी तो कहीं ना कहीं सहयोगी दलों पर भी, उनके नेताओं पर भी इसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप इन दोनों पार्टीज का अगर इतिहास देखें, जेडीयू का और टीडीपी का, तो ये बताता है कि ये दोनों पार्टीज कभी ना कभी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के साथ भी काम कर चुके हैं। हाँ। यही कारण है कि बीजेपी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश कर रही है कि जो ताले की चाबी हो अपने पास रखे, स्पीकर अपने पास रखे, बड़े बड़े मंत्रालय अपने पास रखे। क्योंकि MEA की बात की तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि मोदी सरकार आने के बाद विदेश नीति में परिवर्तन हुआ है और ये एग्जाम्पल पूरी दुनिया देखती है। चाहे आप गृह मंत्रालय की बात की जाए तो आर्टिकल 370 हटाना गृह मंत्रालय के पास था, कितना कठिन कार्य था। उसके साथ साथ जो उल्फा उग्रवाद था नॉर्थ ईस्ट में, तो उसको सॉल्व करने को लेकर होम मिनिस्ट्री ने बहुत बड़े मेहनत वाले काम किए, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। और उसके साथ वित्त मंत्रालय की अगर बात की, देश का रेवेन्यू है उसका सीधा इन्फ्लुएंस पूरे देश से पड़ता है। और उसके साथ साथ रेलवे को लेकर मैंने पहले बताया कि अश्विनी वैष्णव ने काम किया हुआ है। डिफेंस, रक्षा एक वो मंत्रालय होता है जिसको साथ आप जानते हैं राष्ट्रवाद जुड़ा होता, तो बीजेपी इन तमाम बड़े मंत्रालयों को किसी और पार्टीज को देने को लेकर मना कर चुकी है। और उसके साथ बाकी अगर मंत्रालय बात की जाए तो वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, WCD, पोर्ट एंड शिपिंग, बाकी तमाम मंत्रालय को शेयर करने को लेकर राजी हो चुके हैं। टीडीपी की अगर बात किया, टीडीपी को वाटर, पोर्ट एंड शिपिंग को देने को लेकर राजी हो चुकी है। माना जा रहा है कि टीडीपी के कोटे में वाटर, शिपिंग और पोर्ट जाएगा, क्योंकि आंध्रा की बात की तो आंध्रा का जो सीमा है वो समुद्र से लगती है, तो उनके लिए उसने ये मांग की थी और बीजेपी उसको देने को लेकर तैयार हो गई। तो कई कोशिश की जा रही है कि तमाम पार्टीज जो कि बीजेपी की एनडीए एलायंस है उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके। और यही कारण है कि 3 बड़े नेताओं को लगाया गया है इसमें कि किसी प्रकार की कोई भी चीजों में भेदभाव ना हो सके या मनमुटाव ना हो सके, क्योंकि अगर आज ही नींव उसकी पड़ जाएगी तो आगे सरकार चलाना मुश्किल होगा। और आने वाला 5 साल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हमेशा ही
एक अलर्ट रहने को लेकर रहेगा। और कहीं ना कहीं जब अगर आगे पार्टीज पे निर्भर करना होगा तो बीजेपी ने इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई है। बीजेपी कोशिश कर रही है तमाम इंडिपेंडेंट जो एमपी जीत के हैं उनसे कनेक्ट हो रही है, उनसे समर्थन मांग रही है। उसके साथ साथ आप देखिए अब इंडिया गठबंधन के भी कुनबे में फूट पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं तमाम पार्टीज अलग होने को लेकर इशारा कर चुकी हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी बाकी जो इंडिया गठबंधन की पार्टीज है उनके भी संपर्क में है। जी बिल्कुल, देखिए 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे पीएम मोदी। क्या उससे पहले भी ये समझा जाए कि बैठकों का दौर जो है वो अभी भी थमने वाला नहीं है, लगातार ये बैठकों का दौर चलता रहेगा? आनंद, देखिए बीजेपी की अगर बात की तो बीजेपी 2 बैठकें एक साथ कर रही है, जिसमें पहली वो सरकार बनाने को गठन कर रही है और आगे उसी के साथ कि सरकार कैसे भव्य हो सके, समारोह कैसे देश और दुनिया में उसका एक अपना इंपैक्ट जाए, उसको लेकर मंथन कर रही है। दूसरा अभी से थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय एक्सटेंशन में बड़ी बैठक होगी जहां पे वो आत्ममंथन करेगी कि क्या कारण रहा जो बीजेपी सेल्फ इंडिपेंडेंट थी यानी आत्मनिर्भर थी, अपने दम पर सरकार बना रही थी और आज उसको कोलिशन की जरूरत पड़ गई। यही कारण है कि बीजेपी ने अपने तमाम सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया है, जिसको लेकर अब यहां से थोड़ी देर बाद जो कि अब शपथ को लेकर ही प्रक्रिया बची है, बाकी तमाम बीजेपी ने कर लिया है। समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है, प्रधानमंत्री तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिल चुके हैं और कल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो मंथन होगा उसको लेकर यह माना जा रहा है कि बीजेपी अब अपने नेताओं पर कहीं ना कहीं हंटर चलाएगी और कई ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, भूपेंद्र चौधरी का लगभग इस्तीफा हो चुका है या कहीं होने वाला है, क्योंकि उनका इस्तीफा माना जा रहा है कि इस दौर पे जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का फेलियर रहा तो उसके बाद उनकी बलि जाना निश्चित मानी जा रही है। यही चीज आप महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी से ज्यादा अच्छा कर पाया। इसके चलते बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा जा सकता है, उसको लेकर भी बातें चल रही। तो तमाम चीजें बीजेपी अब एक के बाद एक मंथन कर रही है। आत्ममंथन के साथ साथ आगे कैसे समारोह को जो कल 9 तारीख को माफ कीजिएगा जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तो कहीं ना कहीं उसको भव्य बनाया जा सके। भव्य बनाने का आलम कुछ इस कदर है कि उन्होंने आसपास के राष्ट्रीय अध्यक्षों तक को इन्विटेशन दे दिया, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को इन्विटेशन दे दिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। जी बिल्कुल आनंद, देखिए आज 2 तस्वीर हमने देखी, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात कर ले या फिर नीतीश कुमार की बात कर ले, तो दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बैठे नजर आए। और वो भी तस्वीर हमने देखी जब नीतीश कुमार पीएम के पैर छूते नजर आए, लेकिन उन्होंने उनका हाथ एकदम से रोक लिया और उसके बाद जो नीतीश कुमार की बातें थी उस पर काफी ज्यादा ठहाके मारकर नरेंद्र मोदी हंसते नजर आए थे। तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे चंद्रबाबू नायडू को लेकर या फिर नीतीश कुमार का जो इतिहास है उसको लेकर, क्या इन सबके बीच अब ये दोस्ती वाला जो मोड़ है वो शुरू हो चुका है और अब साथ मिलकर जब सरकार में आए हैं तो चाहे बिहार हो चाहे उड़ीसा हो, लगातार हर क्षेत्र का विकास करने का काम किया जाएगा और ये दोस्ती इस बार कारगर साबित होगी? जी दोस्ती की तो नहीं पता, लेकिन समय की दरकार यही है। 2014 बीत चुका है, 2019 बीत चुका है, पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास नहीं है तो एलाइज पर उसको निर्भर होना है और एलाइज में भी सबसे बड़े जेडीयू और टीडीपी। तो कहीं ना कहीं अब एलाइज की तो तमाम मांगे हैं उसको बीजेपी सही से सुनेगी, उस पर कार्य करेगी और यही बात है। अब तमाम ठहाके भी लगाए जाएंगे क्योंकि समय बदल चुका है। अब 2014 नहीं है, 2019 नहीं है, 2014 के बाद अब 2024 है, जहां पर ये जो भारत का मैंडेट है, जो जनता का मैंडेट है, वो ये बता रहा है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। एलाइज यानी एनडीए के समर्थन से सरकार बन रही है और सब समर्थन से बनती है तो हर पार्टीज के अपने मुद्दे होते हैं, अपने मकसद होते हैं, अपनी विचारधारा होती है। तो अब बीजेपी को तमाम पार्टीज जो कि जेडीयू है, टीडीपी है, उसके साथ जो 24 अलग अलग पार्टीज है तो उनके मुद्दों को उनको समझना होगा, उनकी मांगों को समझना होगा और अब चीज़ें बदल चुकी हैं। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।